Subscribe now and press the bell icon. प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 का गणित का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर में क्या क्या आता है, चलिए अपन लोग जानते हैं। ये पेपर अर्धवार्षिक जो परीक्षा थी कक्षा 6, 7, 8 की 2022-23 में, उसके जो पेपर तैयार किया गया था उसको कैसे सॉल्व करना है। और इस पेपर से ये नहीं है कि इस पेपर से 6 माह का एग्ज़ाम ही हुआ है, लेकिन इस पेपर से आपको 12 माह के एग्ज़ाम का भी एक कह सकते हैं अपन लोग पढ़ने के लिए एक तरीका मिलेगा, पढ़ने के लिए ब्लू प्रिंट मिलेगा, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पे मिलेंगी आपको। चलिए अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि इस पेपर में क्या आया था और उसे कैसे करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं, सभी प्रश्न हल करना था। मतलब ये पेपर इस तरह के थे कि आंसर भी वहीं पर, पेपर भी वही था और उसके आंसर भी उसी में लिखना था। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4000 है, 1 दहाई है और 3 इकाई है। मतलब दहाई पर 1 होना चाहिए, 1000 के स्थान पर 4 आना चाहिए और इकाई के स्थान पर 3 आना चाहिए। मतलब इस तरह देखो 4000, ये 4000 लिख दिए, 1 दहाई है मतलब 10 है और इकाई 3 है। तो अपन ने जब इस संख्या को यहाँ पे जोड़ा तो ये 4013 यहाँ पे बन गया है। मतलब दहाई के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पे क्या 4000 है, 1000 के स्थान पर 4 है और दहाई के स्थान पर 1 है और इकाई के स्थान पर 3 है। तो ऐसे बनने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 4013, यानी कि ये ए नंबर का इसका आंसर पहले प्रश्न का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात यहाँ पर। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में कुछ भाग छायांकित है। इसमें कुल मिलाकर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपन लोग यहाँ पे 8 भाग इसके हो रहे हैं और 8 भाग में से इसमें 3 भाग छायांकित हो रहे हैं, एक ये और 2 यहाँ पर, 3 भाग यहाँ पे छायांकित हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये इस तरह का जो डिज़ाइन होता है ये कि भिन्न को प्रदर्शित किया जाता है चित्रों के माध्यम से। तो इसका भिन्न कैसे बनेगा? तो एक्चुअली इसका तरीका ये होता है कि जितने पार्ट इसके बने हुए हैं चित्र में, पूरे पार्ट वो तो आएंगे नीचे बटे में आएंगे, और जितने आपको छायांकित यहाँ पे पूछा गया है, छायांकित भाग कितने हैं? 1, 2, 3, तो 3 छायांकित भाग जो है तो 3 ऊपर आएगा। तो ऐसी कौन सा नंबर है जिसमें इस तरह की बात बताई गई है? टोटल जो इसके हिस्से हैं वो नीचे आना चाहिए और जो छायांकित भाग है वो ऊपर आना चाहिए। तो ये देखो 3/4, 3 छायांकित भाग ऊपर आ रहे हैं और टोटल हिस्से जो 8 हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो इसका जो बी नंबर का जो आंसर है वो सही होगा। और ये बात अपन यहाँ भी दे सकते हैं, छायांकित भाग 3 है और कुल भाग 8 है। तो इस तरह से ये भिन्न तैयार इस चित्र की हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, इसमें लिखा हुआ है कि घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण है। 1:30 घड़ी में होंगे तो उस समय पे जो घंटे की सुई है वो और मिनट की सुई है वो, उनके बीच में कितना कोण बनेगा ये यहाँ पे बताना है। कोण का मान नहीं बताना, लेकिन कोण किस टाइप का बनेगा, यून कोण बनेगा या अधिक कोण बनेगा या समकोण बनेगा या ऋजु कोण बनेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखते हैं अपन लोग। देखिए इस तरह से एक घड़ी की आकृति अपन यहाँ पे बनाई गई है और इसमें जब ये 1:30 बजेगा, 1:30 होंगे, देखिए 1 पर यहाँ कांटा यहाँ बीच में आएगा और ये इधर 6 पे कांटा आएगा मिनट वाला। तो इस कंडीशन तो देख पा रहे हैं अपन लोग यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कोण है इनकी दोनों सुइयों के बीच में ये 90 से ज़्यादा बन रहा है। अगर ये यहाँ पे होता 3 के पास में तो ये 90 का बनता, लेकिन ये 3 से बाहर है तो इसका मतलब ये 90 से ज़्यादा यहाँ पे इन दोनों के बीच में बन रहा है कोण। इसका मतलब 90 से ज़्यादा कोण कौन सा होता है? 90 से जो बड़ा कोण होता है 180 तक, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे अधिक कोण बोलते हैं। तो इस वाले में इसका जो आंसर इस प्रश्न का वो बी नंबर का होगा, अधिक कोण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, साक्षी ने एक कॉपी में 120 पेज लिए हैं। कितने पेज लिख लिए? 120 पेज लिख लिए हैं और 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखने शेष हैं? तो सिंपल सी बात है कि कुल 350 पेज थे और उनमें से 126 पेज लिख लिए हैं। तो बचे हुए पेज अपन को बताना है कितने पेज और शेष बचे। तो यहाँ क्या है, घटाव वाली स्थिति यहाँ पर आएगी। तो 350 में से 126 अपन लोग घटा देंगे तो 224 आएंगे। इसका मतलब 224 पेज बचे हैं। तो चौथे प्रश्न का जो बी नंबर का उत्तर है 224 वो सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगला प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इस वाले प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे लिखा है एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है। तो उसकी सेंटीमीटर में
क्या होगी दूरी, ये पूछ रहे हैं वो लंबाई। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन लोग कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अपन जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में हो जाएंगे और 1 सेंटीमीटर और यानी कि 101 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितने हो गए, 101 सेंटीमीटर हो गए। तो अपना ये 5वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 101 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां प्रश्न पर लोग यहाँ पे देखते हैं, दशमलव संख्या लिखी हुई है 0.250 का भिन्न वाला रूप होगा। तो जब हम दशमलव को हटाते हैं तो निश्चित तरीका ये होता है दशमलव हटाने का, दशमलव के नीचे आप 1 लिख दीजिए और उसके बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा दीजिए। तो अपन ने यहाँ दशमलव को यहाँ देखो हटाया है, दशमलव को यहाँ पे अपन ने हटा दिया है। ये इसके नीचे अपन ने 1 लिखा तो 1 आ गया और 3 अंक यहाँ पर है तो अपन ने 3 अंक ये 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दी, तो बिंदी से बिंदी ये कट जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। अगर कटा हुआ है इससे आ रहा तो वैसे तो 25/100 ही आ रहा है, तो ये वाला सही होगा इसका डी नंबर का। तो 6वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 7वें प्रश्न में अपन लोग देखते हैं, 7वें प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना होगा। सिंपल सी बात है कि एक चीज़ का मान दिया गया है और 20 का पूछ रहे हैं, तो जब एक चीज़ का मान दिया जाता है और ज़्यादा का पूछते हैं तो वहाँ गुणा की स्थिति बनती है। तो 10 घन सेंटीमीटर के बराबर कितना मतलब डिब्बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देख पा रहे हैं अपन लोग 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन पूछा है, तो 20 का अपन 10 में गुणा कर देंगे। 20 का जो 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। तो इसमें 7वें प्रश्न का उत्तर ये सही होगा, बी नंबर का 200। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कि 1 घंटे में दूरी कितनी तय करेगी। एक्चुअली क्या है, जब ज़्यादा का मान दिया जाता है और कम का मान पूछते हैं तो वहाँ भाग की सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे 8 घंटे में 720 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। अब 1 घंटे में वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो 8 का जब इसमें भाग देंगे अपन लोग 720 में तो 1 घंटे में दूरी आ जाएगी। तो देखिए अपन 720 में 8 का भाग देते हैं, 8 नाम 72, ये 72 कट जाएंगे और बिंदी की बिंदी 90 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, 90 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां वाला प्रश्न। 9वें प्रश्न में अपन देख रहे हैं कि दिए गए क्रम में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ पे क्रम देख लेते हैं अपन लोग, पैटर्न टाइप का रहता है। मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का अंतर यहाँ चल रहा है और 2 का अंतर यहाँ पे चल रहा है, तो 2 का अंतर के बाद कौन सी संख्या आएगी। देखो यहाँ पे 100 के बाद 200 जोड़ा तो 300 हो गया, 300 में 200 जोड़ा तो 500 हो गया। अब 500 में 200 जोड़ेगा तो कौन सा आएगा, 700 ही आएगा। इसी तरह 700 यहाँ पे आएगा। तो 9वें वाले प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 700। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न में ये लिखा हुआ है टैली चिन्ह। तो यहाँ पर टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखा हुआ है कि ये 4 जो भुजाएं हैं वो 4 अंक बता रही हैं और एक त्रिची भुजा हो गई, यानी कि 5 अंक हो गए यहाँ पर। फिर ये 4 भुजाएं और ये 5 अंक, 5 और 5 10 होगा और ये 4 भुजाएं, मतलब हर भुजा एक नंबर को यहाँ पे बताएगी, दर्शा रही है इस टैली चिन्ह में। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 4 भुजाएं हो गई और एक ये विकर्ण हो गया, यानी कि 5 नंबर इसने बता दिए, 5 नंबर इसने बता दिए, 4 इसमें भुजाएं, 4 नंबर इसने बता दिए। तो 5 और 5 10 और 4 14, तो 14 यहाँ पे टैली चिन्ह का मान आना चाहिए। तो 10वें प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का 14 सही है। ये तो अपने बहुविकल्पी प्रश्न थे और अब अपन लोग देखते हैं छोटे वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3,925 रुपये है और उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी। तो बात ये आती है कि जब एक प्रतिदिन में ये 3,925 रुपये उसे हर दिन मिलता है, हर दिन उसकी कमाई होती है। तो दिसंबर माह की बात कर रहे हैं और दिसंबर माह में अपन को दिन पता होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर माह में 31 दिन का जो दिसंबर माह होता है वो 31 दिन का होता है। इसका मतलब वो 31 दिन कमाएगा, उस महीने में वो 31 दिन पैसे कमाएगा। तो अपन लोग 3,925 में 31 का गुणा कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी, जो राशि आएगी, वही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपकी आंसर हो जाएगा 1,21,675। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि और जो भिन्न बनेगी वो कट कर इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो अपन लोग तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं,
जो अपनी प्रकट संख्या होती है 1 2 3 4 इनका मल्टीपल हर और अंश में कर देते हैं, तो इससे जो तुल्य भिन्न होती है, इक्वल फ्रैक्शन होता है, वो बन जाता है। यानी कि 2 का गुणा अपन करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो 2/16 हो जाएगा। ये देखो पहले ये बन जाएगा, 2 का गुणा करके बन गया। फिर अपन इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया, देखो 3 का गुणा करके, तो 3 एकम 3 8 3 24, 3/24 बन गया। फिर अपन 4 का गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 4 का ऊपर 4 का नीचे, 4 एकम 4 और 8 चौके 32, तो 4/32 बन गया। तो इस तरह से अपन 3 तुल्य भिन्न यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। 1/8 तुल्य भिन्न बाद में जब सॉल्व होती हैं, सरल होती हैं, तो मूल भिन्न के बराबर वो हो जाती हैं कटकर। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं अपन लोग 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वें प्रश्न में लिखा है यहाँ पर कि 0 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अपन सिंपल सी बात है कि अपन अंक को घुमाने पर देख सकते हैं, आधा घुमाने पर वैसा का वैसा बनता है। तो अपन देख सकते हैं 0 को तो अपन कितना भी घुमाओ वो तो वैसे ही रहेगा। साथ में अपन देख सकते हैं कि इसमें से 8 भी ऐसा एक अंक है जिसको अपन आधा अगर घुमाएंगे, मतलब 180 डिग्री घुमा देंगे। आधा घुमाने का मतलब है 180 डिग्री अपन लोग घुमाते हैं, तो 180 डिग्री घुमाने पर केवल 0 और 8 2 ऐसे अंक हैं जो वैसे के वैसे दिख जाएंगे, बाकी सबका शेप बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 13 है उसका उत्तर 0 और 8 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आता है प्रश्न उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार जो टाइल्स है उसके एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है, तो टाइल्स का परिमाप कितना होगा। तो अपन लोग जानते हैं कि जब एक भुजा का मान 3 सेंटीमीटर यहाँ पर मौजूद है और टाइल्स जो होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, वो वर्ग के आकार का रहता है, तो चारों भुजाएं सेम रहेंगी उसकी। चारों भुजाओं की अपन जानते हैं कि जो उसकी भार की पर्दी होती है, जो भार का हिस्सा होता है जिससे वो चित्र बना होता है, उसी की दूरी को और एक इकट्ठा किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो परिमाप बनता है। इसकी जो कोरें हैं इस वर्गाकार टाइल्स की वो 3-3 रहेंगी, तो ये 3-3 जब जुड़ेगा 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, भुजा का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12, तो 12 सेंटीमीटर जो टाइल्स है उसका क्या आएगा परिमाप आ जाएगा। परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो उसके जो पूरा एरिया होता है, एरिया की जो कोर हिस्सा होता है उसको जोड़ देते हैं तो उससे उसका परिमाप निकल आता है। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। और 15वें क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें लड़कियां 3/4 भाग है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। जब कुल 244 छात्र मौजूद हैं, विद्यार्थी मौजूद हैं, तो उसका अपन लोग 3/4 भाग निकाल लेते हैं। तो उसका 3/4 भाग जब निकालेंगे 244 का, तो ये देख रहे हैं अपन लोग यहाँ पे 3/4 भाग निकालने के लिए 4 का गुणा कर देंगे 244 में, तो 4 छंग 24 और 4 एकम 4, 61 बार ये कट जाएगा। तो 61 गुणे 3 का जब करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो 183 यहाँ पे लड़कियों की संख्या आएगी। लेकिन वो पूछ किसकी रहे हैं, वो लड़कों की पूछ रहे हैं। तो लड़कियों की संख्या जब आ जाएगी तो उसे अपन लोग कुल जो विद्यार्थी हैं उसमें से घटा देंगे, मतलब 244 में से घटा देंगे 183 जो है, तो आपके पास बचेंगे लड़कों की संख्या 61। इस तरह से यहाँ पे बच्चों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या है वो 61 आएगी इस सवाल में। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन अगला सवाल 16वें प्रश्न पे आते हैं। तो 16वें प्रश्न में यहाँ आकृति दी गई है और आकृति में ये दिया गया कि कौन सी आकृति किसको तैयार करती है यहाँ पर। तो आकृति उनसे बनने वाली आकृतियाँ भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देख पा रहे हैं कि इस तरह से काटा गया एक चित्र है या पेज है, जब इसको फोल्ड करेंगे अपन लोग तो फोल्ड करने पर एक घन की आकृति तैयार होगी, मतलब ये फोल्ड करने पर ये घन जैसा बनेगा। तो ये वाला जो है इससे मैच होगा। ये दूसरा वाला जो है इसको अपन लोग जब मिलाएंगे तो ये जो गोला है जो बीच में आ जाएगा और ये जो तिरछा वाला हिस्सा है इससे चिपक जाएगा, तो एक ये शंकु के आकार का शेप ले लेगा, मतलब ऐसा जी शंकु के आकार का शेप में ये बनेगा। और ये जो है इसको फोल्ड करेंगे तो ये गोलाई में बनेगा बेलन जैसा, मतलब लाइक ऐसा बनेगा। तो इस तरह से ये चित्रों को अपन को मैच करना था दोस्तों, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न। इसमें लिखा कि यदि ये घनाकार टैंक का जो आयतन है वो 750 घन मीटर है, तो टैंक का लीटर में कितना होगा। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है। तो अपन को पता है कि 1 घन लीटर में 1000 लीटर होता है। तो निश्चित है 750 में अपन लोग 1000 लीटर, यहाँ पे जो घन मीटर है उसकी जगह पे अपन लोग 1000 लीटर लिख देंगे। जब गुणा करेंगे यहाँ पर ये 3 बिंदियाँ इसके साथ लग जाएंगी और ये हो जाएगा 7,50,000 लीटर। यानी कि 1 घन टैंक का जो आयतन है 750 घन मीटर है, और अगर इसका आयतन अपन लोग लीटर में ज्ञात करेंगे तो वो 7,50,000 लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये 18वां जो प्रश्न आया वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है
कि एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चूँकि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का जो बड़ा वाला बॉक्स है और 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे अपन बड़े बॉक्स का जो आयतन है वो देखना होगा और छोटे बॉक्स का जो आयतन है वो अपन को देखना होगा। तो बड़े बॉक्स का आयतन बटे छोटे बॉक्स का आयतन, तो बड़े बॉक्स का आयतन होगा, अपन जानते हैं जो आयतन होता है घन का वो होता है AQ, मतलब जो भुजा का 3 बार गुणा। तो यहाँ पर जी एक जब 4 का अपन Q करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 ये आ जाएगा बड़े वाले बॉक्स का आयतन, और छोटे वाले का 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे छोटे वाले बॉक्स का आयतन हो जाएगा ये वाला। तो अपन देख पा रहे हैं कि हर अंश में कुछ संख्याएं कट रही हैं, काट देंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 2 2 ये बचेगा और मल्टी करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाले बॉक्स में कुल जो छोटे वाले जो बॉक्स रखे जाएंगे वो 8 रखे जा सकते हैं। ये बात यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो 8 होगा, 8 घन। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। और 19वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 144 पौधे लगे हैं और बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ये पता करना है कि पंक्तियों में कुल, चूँकि प्रत्येक पंक्ति की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे भाग की आवश्यकता यहाँ पर होगी, अपन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 144 में अपन लोग 12 का भाग देंगे और भाग देने पर अपन देखते हैं यहाँ पे कि 12 बार ही भाग यहाँ पे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंक्तियों की संख्या भी 12 है उसमें, यानी इस सवाल का आंसर 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां सवाल। इसमें लिखा है कि अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसने 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने हैं, तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5 साल पूरे होने तक उसे 2500 रुपये, हर महीने 2500 रुपये देना है। तो एक महीने में 2500 रुपये जब वो देता है तो एक साल में कितने हो जाएंगे, एक माह में जब वो 2500 रुपये देता है तो एक माह में कितने हो जाएंगे, तो एक माह में जब गुणा करेंगे 2500 का तो वो 30,000 रुपये हो जाएंगे एक माह में। एक माह में 30,000 रुपये हो जाते हैं, उसे चाहिए 2 साल के लिए, तो अपन देख रहे हैं 30 का गुणा अपन लोग 2 में कर देंगे। जब एक साल में उसको 30,000 रुपये देने होते हैं तो 2 साल में कितने देगा वो, 3 दूनी 60,000 रुपये, तो यहाँ 60,000 रुपये वो देगा 2 साल में। तो यहाँ पे बात आती है, तो 20वें सवाल जो है उसका आंसर 60,000 यहाँ पे होगा। इस तरह से अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां सवाल। इस सवाल में देख पा रहे हैं कि एक आयतन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं कि जब आयत दिया हुआ है तो लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता उसमें होती है, और आयत का जो परिमाप होता है और जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं तो 2 लंबाई रहती हैं, इसमें 2 चौड़ाई रहती है, कुल मिला के ये परिमाप इसका बन जाता है। तो ये सूत्र होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार रहेगा, 12 लंबाई है और 8 चौड़ाई है, 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 दूनी 40, तो 40 सेंटीमीटर का परिमाप आयत का आएगा। अब निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है, 12 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो 12 8 96, तो 96 सेंटीमीटर वर्ग यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा और आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमेशा क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे अपन ने सेंटीमीटर वर्ग लगाया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 22वां प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 22वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो 22वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि दंड आलेख बना हुआ है, किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है और इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपन को देना है। तो ये अपन देख पा रहे हैं दंड आलेख यहाँ पे बना हुआ है और 12 के पेपर के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास आप करेंगे तो 12 के पेपर की तैयारी भी इसमें आपकी होगी। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि वो कह रहे हैं ये किस तरह से बना हुआ है। इसमें विषय दिए गए हैं, सभी जो 6 विषय हैं उनके जो दंड आलेख बने हुए हैं और किसमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो भी हैं। हिंदी का आप देख पा रहे हैं दंड है वो 80 तक यहाँ पे जा रहा है, यानी हिंदी में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजी में 60 हुए हैं, 60 तक जा रहा है, ये गणित में 70 तक जा रहा है, 70 अंक प्राप्त हुए हैं, संस्कृत में 50 तक जा रहा है, 50 अंक प्राप्त हुए हैं, समाज विज्ञान में 40 तक जा रहा है, 40 अंक प्राप्त हुए हैं, और विज्ञान 30 तक जा रहा है, 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो सभी के उत्तर अपन लोग आसानी से दे सकेंगे।
विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पे अपन साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो किसका दंडालेख बड़ा है? दंडालेख अपन देख पा रहे हैं हिंदी का बड़ा है। तो निश्चित है कि सबसे ज़्यादा अंक छात्र ने विद्यार्थी ने हिंदी में प्राप्त किए हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है? किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे कम अंक, सबसे छोटा दंड कौन सा है? ये है देखो, विज्ञान वाला है ना, छोटा। तो विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं विद्यार्थी ने। और फिर विद्यार्थी के हिंदी और संस्कृत के अंकों का अंतर कितना है? तो हिंदी में कितने हैं, संस्कृत में कितने हैं, वो देख लो। हिंदी में कितने? हिंदी में 80 और संस्कृत में है 50। तो 80 और 50 का जब अंतर निकालेंगे कितना आएगा? तो वो 30 आएगा, है ना। 50 और 80 और 50 का अंतर 30 आएगा। फिर वो कह रहा है किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए हैं? तो ये भी अपन देख लेते हैं चित्र में। हिंदी की तुलना में आधे अंक, तो हिंदी की तुलना में आधे अंक यानी कि ये 80 है तो उसमें 40। तो हिंदी की तुलना में आधे अंक किस में आए? सामाजिक विज्ञान में आए। देखो 80 के आधे 40 होते हैं, 40 सामाजिक विज्ञान में है। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर अपना 40 होगा, 40 वाला होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान होगा। फिर विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो 45 से कम अंक, जो दंड 45 से कम ऊंचाई के हैं वो देख लेंगे अपन लोग। तो 45 से कम ऊंचाई के कौन कौन है? देखो 45 ऊंचाई का जो एक तो ये है सामाजिक विज्ञान है और एक विज्ञान है। ये दोनों 45 से कम ऊंचाई के यहाँ पे हैं, 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले। तो यहाँ पर उत्तर में आएगा अपना विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो 45 से अधिक अंक कौन कौन ने प्राप्त किए वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 45 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला देखो, एक तो संस्कृत है, ये 50 है, इसमें 70 है, इसमें 60 है, इसमें 80 है। मतलब ये 4 लोग हैं, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है और संस्कृत है। इसमें 45 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। कौन कौन से विषय में हैं? हिंदी में है, अंग्रेजी में है, गणित में है और संस्कृत में। तो अपन देखा कि पेपर इस तरह से अपन लोगों ने पेपर ये सॉल्व किया और इस पेपर में जो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही 12 मई के एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो बच्चे अगर इसका रिवाइज़ करते हैं, इस पेपर की मदद लेते हैं रिवाइज़ करने में, तो बच्चों को बहुत सी बातों का ज्ञान यहाँ पे होगा और बच्चों का जो 12 मई का पेपर है उसका एक तरह से तैयारी हो जाएगा उसका करने के लिए। और ये भी अभ्यास हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कक्षा 6 के छात्रों के लिए है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।